नमस्कार। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। कोरोना से लड़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने घर पर रहना है और साफ सफाई का ख्याल रखना है। बाकी कोरोना पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हम आपको तमाम अपडेट, कोरोना से जुड़े अपडेट आपको घर बैठे पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका कोरोना की नजर में। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त का अपडेट क्या है कोरोना से जुड़ा। भारत में कोरोना संक्रमित सक्रिय लोगों की संख्या जो इस वक्त है वो 16,689 है। भारत में कोरोना संक्रमित कुल मामले 21,700 तक पहुंच चुके हैं। 21,700 इस वक्त का आंकड़ा है कोरोना संक्रमित कुल संख्या। देश में कोरोना से संक्रमित 4,324 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन साथ साथ देश में अब तक कोरोना से प्रभावित 686 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये अपडेट था, अब तक का जो अपडेट था कोरोना से जुड़ा वो ये था। और अब चलिए नजर डाल लेते हैं देश की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सुर्खियां कोरोना से जुड़ी क्या है। देश में 93% से ज्यादा लोग कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट। एक देशव्यापी सर्वे में ये आए नतीजे। देश में लॉकडाउन को हुआ पूरा 1 महीना। सरकार ने कहा संक्रमण के प्रसार की गति को रोकने में पाई है सफलता। रिकवरी रेट 19.89% हासिल करने में मिली कामयाबी। देश में अब तक हुए हैं 5 लाख टेस्ट। बाकी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर। कोविड के खिलाफ जंग में भारत को एक और सफलता। पिछले 28 दिनों में कोविड का एक भी नया मामला न होने वाले जिलों की संख्या 4 से बढ़कर हुई 12। 14 दिनों में 78 जिलों में कोई नया केस नहीं। भारत में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 16,689। गृह मंत्रालय ने कहा लॉकडाउन का प्रभावी ढंग से हो रहा है पालन। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने वालों समेत कई और श्रेणियों में दी गई है ढील। कोविड-19 पर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का हमला। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कांग्रेस सहयोग की बजाय सरकार के काम में अड़ंगा लगाकर कर रही है नकारात्मक राजनीति। समाज में जानबूझकर भेदभाव करने का लगाया आरोप। प्राकृतिक तरीके से कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत की नई पहल। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए अनुमोदित इम्यूनोमोड्यूलेटर को विकसित करने का लिया फैसला। कोविड मरीजों को तेजी से ठीक करने में मिलेगी मदद। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी सलाह। कहा नगर निगम की सीमा के बाहर बिजली परियोजनाओं में निर्माण गतिविधियों की गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक दें इजाजत। सामाजिक दूरी का भी हो पालन। और तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर कसा शिकंजा। दिल्ली पुलिस की टीम ने शामली फार्म हाउस पर मारा छापा। तो देश की सुर्खियां ये नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर, यानी दुनिया भर की क्या खबरें हैं कोरोना से जुड़ी हुई। नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ ब्रिटेन और जर्मनी में कोरोना दवा के मानव परीक्षण शुरू हुए। दुनिया भर में इस तरह के 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त चल रहा है काम। कोरोना महामारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सिर्फ बीमारी नहीं है, यह अमेरिका पर हमला है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन मॉरिसन ने कहा विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े सभी देशों को कोरोना वायरस की उत्पत्ति और इसके फैलाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जांच का समर्थन करना चाहिए। पाकिस्तान के डॉक्टरों ने इमरान खान को खत लिखकर कहा कि कोरोना संकट के मद्देनजर मस्जिदों में रमजान की नमाज के अपने फैसले को वापस लें। गौरतलब है कि कट्टरपंथियों के दबाव में इमरान ने मस्जिदों में नमाज की इजाजत दे दी है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या 26.5 लाख के पार पहुंची। 1,83,000 से ज्यादा लोगों की हुई है मृत्यु। बांग्लादेश ने लॉकडाउन की अवधि 25 अप्रैल से बढ़ाई। अब 5 मई तक देश में लॉकडाउन। और चलिए कोरोना पर नजर डालते हैं। देश में लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो चुका है। सरकार ने कहा है कि इस दौरान संक्रमण के प्रसार की गति को रोकने में सफलता मिली है। बड़ी बात यह है कि भारत में अब तक कोरोना से जुड़े 5 लाख परीक्षण हो चुके हैं। Transmission, minimize spread, and increase the doubling days. Second, we have been able to consistently ramp up our testing. And third, we have been able to utilize this time gainfully for preparing ourselves for the future if the virus spreads further. And anyway, whatever is required to be done, we will need to do. और भारत में लॉकडाउन को लागू हुए 1 महीना पूरा होने के बाद अच्छे नतीजे अब तक सामने आ रहे हैं। इसके स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आज देश में 12 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 28 दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। और अब देश में 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 78 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस दर्ज नहीं हुआ। हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे। अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं। देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं, जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। और दुनिया भर के कई देशों में ऐसा हुआ है कि भारतवंशी, जो वहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वो भी कोरोना का शिकार हुआ। अमेरिका में भी ऐसे लोगों की तादाद है। लेकिन अमेरिका में एक ऐसे व्यक्ति हैं, प्रमोद भगत, जो दरअसल कोरोना से लड़े, जीते। उनको कोरोना हुआ था, पॉजिटिव कोरोना था, लेकिन वो कोरोना से जीते। और किस तरह से जीते, उनकी लड़ाई का श्रेय वो किसे दे रहे हैं, किस तरह से उन्होंने आयुर्वेदिक जो तरीके थे, तौर तरीके, उनको अपनाकर कैसे कोरोना को मात दी, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। डीडी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। प्रमोद जी, आप कोरोना से लड़ करके जंग जीते हैं, पर कैसे आप इसका शिकार हो गए थे, ये जरा बताइए। नमस्कार, अशोक श्रीवास्तव जी। 15 मार्च को मैं यहाँ लोकल स्टोर में शॉपिंग के लिए गया था। वहाँ आई गॉट इन्फेक्टेड। और उसके बाद 19 मार्च को सिम्टम डेवलप हुआ। इस बॉडी पेन, फीवर आ गया, गले में इन्फेक्शन आ गया। तो लगा कि भाई सब कुछ गड़बड़ है। तो मैं अपने फैमिली से खुद को अलग करके सेल्फ क्वारंटीन में अपने फर्स्ट फ्लोर से बेसमेंट में वहीं फिर मैं आ गया और सबसे पहले फैमिली को सेव किया। मैं किसी डॉक्टर के पास गया, अमेरिकन डॉक्टर मिस्टर पैट्रिक बर्न्स। वहाँ मेरी टेस्टिंग हुई और 23 मार्च को और 25 मार्च को मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। लेकिन इस अंतराल में मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी और फीवर 103 102 रहता था। प्रमोद जी, क्योंकि कोरोना की अब तक कोई दवा नहीं है, तो आप कैसे आपने कोरोना के खिलाफ जो है अपने आप को संभाला, कैसे ये पूरी लड़ाई लड़ी? फाइनली आयुर्वेदा एंड योगा के शरण में आया। और चूंकि बचपन से मैं योगा इंस्ट्रक्टर रहा था जब अपने चाइल्डहुड टाइम में, तो वो सारी चीजें मैंने कर रखी थी। और टीवी पे डॉक्टर हर्षवर्धन के का इंटरव्यू भी देखा और बाबा रामदेव और एक बिलीव भी था कि भाई अब क्योंकि नेचुरल चीजें से लोग ठीक हो रहे थे। तो फिर मैंने अपने गुरु आश्रम में जो सीखा था कुंजल क्रिया,
जब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, लोग मुझे हॉस्पिटल के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे कि भाई इसको अब हॉस्पिटल में भेज दो, नहीं तो फिर इसकी जान बचेगी नहीं, क्योंकि मेरा शॉर्ट ऑफ ब्रेथ काफ़ी होने लगा था और बॉडी की एनर्जी ऑलमोस्ट 10% बची थी, ठीक से वॉक भी नहीं कर पाता था। तो कुछ घंटे पहले बस यही मेरे पास अल्टरनेट था, कुंजल क्रिया, जिसमें 6 गिलास गर्म पानी नमक के साथ ले करके जब मैंने कुंजल क्रिया की और अंदर से जब कचरा बाहर निकला, वो ब्लड कलर के रेड कलर के साथ मिक्स वाटर, तो उसके बाद मेरे चेस्ट का जो ब्लॉकेज है वो थोड़ा हल्का हुआ। 2 घंटे सोने के उपरांत जब उठा तो लगा कि 30% मैं रिकवर हो चुका हूँ। मेरा बुखार 99 पे आ चुका था और 6 दिन का स्ट्रगल लग रहा था कि एक होप सा, जिंदगी में एक लाइट सा लगा। तो और फिर मेरी हॉस्पिटल की जो जर्नी वहीं पे ब्रेक लग गई और साथ में मैं तुलसी और गिलोई का टैबलेट ले रहा था। 3 टाइम मैं तुलसी और गिलोई के टैबलेट्स खाता था, जिससे मेरा फीवर कंट्रोल रहता था। तो आपका दावा है कि कुंजल नीति और इसके अलावा गिलोय, तुलसी, इन सब से आपको फायदा हुआ, यानी आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद ने दरअसल आपको इस कोरोना से लड़ने की ताकत दी। डॉक्टर के पास वेंटिलेशन और के अलावा यहाँ देने को कुछ भी नहीं था। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भारत से पहुंचा नहीं था और उसके भी बहुत साइड इफेक्ट्स के बारे में जान चुका था। एजिथ्रोमाइसिन मुझे लास्ट स्टेज पे मिला भी, लेकिन उससे और भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, डिसेंट्री शुरू हो गई। इवन हमारे पीसीपी ने भी कहा था कि ये आपको फायदा नहीं करेगा, लेकिन आप इतनी दवाई मांग रहे हो तो चलो कुछ दे देता हूँ, और उसका असर मुझे और वीक कर गया। और सिम्टम तो बहुत ही खराब, मतलब कोई स्मेलिंग पावर नहीं थी, भूख नहीं लगती थी, लेकिन थैंक गॉड, परमात्मा की कृपा, पॉजिटिवनेस, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद, उनका तपोवन संगीत हमारे लिए संजीवनी का काम कर रहा था। और कुंजल क्रिया मुझे उस डेंजरस जोन से बाहर निकाल लाया। और जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हल्दी दूध के साथ लेता था, और तुलसी और गिलोय तो कमाल की चीज़ है, उसके बारे में जितना भी कहूँ कम नहीं है। और कुंजल क्रिया से जो अंदर की गंदगी निकली है, उसी से चमत्कार हो गया। और मैं चाहता हूँ कि ये सरल विधि कुंजल क्रिया, जिसमें हम 6 गिलास गर्म पानी खड़े होके पीते हैं तेज झटके से और नमक के साथ, और उसको हम निकाल देते हैं, वॉमिटिंग कहते हैं नॉर्मल भाषा में। और कुछ जो पेशेंट्स हार्ट के हों, डायबिटिक हों, जिनको पेट में अल्सर है कुछ, तो उनको बिना नमक के लेना चाहिए। और भी कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ योगा एक्सपर्ट से जान के उसको करना चाहिए, तो और विशेष लाभ मिलेगा। डीडी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अमेरिका में बसे भारतीय हैं ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने कुंजल नीति और गिलोय और तुलसी से कोरोना को हराया। हालांकि इसके दावे की पुष्टि करने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उनके जो फायदा हुआ वो खुद बता रहे हैं। लेकिन अभी भी हम जानते हैं इसको लेकर के बहुत सारी अभी रिसर्च दुनिया भर में चल रही है। बहरहाल इस बीच कोरोना के संकट के बीच बहुत सारी फेक यानी फर्जी खबरें भी लगातार आ रही है। इन फर्जी खबरों से, इन फेक न्यूज से सावधान रहने की जरूरत है। आइए देखते हैं कि किस किस तरह की फेक न्यूज हैं और किस तरह की अफवाहों से आपको सावधान रहने को कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि सरकार ने ऐसे निर्देश दिए हैं कि यदि किसी फैक्ट्री में कोरोना का मामला मिला तो उसके खिलाफ, फैक्ट्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने खुद ट्वीट करके कहा है कि सरकार ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है, यह झूठ और अफवाह है। जी हाँ, इस बीच एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल अब्दुल रहमान अल नसार ने कई हिंसक तस्वीरों को शेयर करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और कहा है कि कोरोना संकट के समय आरएसएस हिंसा फैला रहा है। ये फेक न्यूज है। ज्यादातर तस्वीरें बॉलीवुड फिल्म की हैं और कुछ बांग्लादेश की। सच तो यह है कि आरएसएस मुस्लिम बस्तियों सहित देश भर में सेवा के काम में जुटा है और अब तक 25 लाख लोगों तक आरएसएस सेवा के अपने काम के जरिए पहुंच चुका है। मीडिया के एक हिस्से ने खबर चलाई कि लॉकडाउन के चलते जहानाबाद, बिहार में कुछ परिवारों को खाने के लाले पड़े हैं और बच्चे पेट भरने के लिए मजबूरी में मेंढक खा रहे हैं। लेकिन जांच में यह न्यूज फेक पाई गई। इन बच्चों के घर में राशन उपलब्ध है और कम्युनिटी किचन से भी इन्हें खाना मिल रहा है। जांच में यह बात भी सामने आई कि दरअसल कुछ पत्रकारों ने बच्चों को पैसे का लालच देकर उनसे झूठा बयान लिया और इस खबर को गढ़ा गया। और कांग्रेस के एक नेता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के नाम पर भाजपा के लोग
मुस्लिम युवक को मार रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। जांच में पाया गया कि यह वीडियो राज्य के देवास जिले में सफाई कर्मचारियों पर स्थानीय लोगों के हमले का है और हमला करने वालों में एक आदिल नाम का जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो इस तरह की फेक न्यूज लगातार चल रही है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और आइए ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इस वक्त दिल्ली और गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा जाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, थोड़ा क्या काफी मुश्किल हो गया, क्योंकि सीमाएं लगातार सील कर दी गई हैं। क्यों की गई हैं और कैसे यहां पर काम चल रहा है, पुलिस के ऊपर क्या दरअसल चुनौतियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, इसी का जायजा लिया हमने। मेरठ में जो एडीजी पुलिस हैं प्रशांत कुमार जी, उनसे हमने एक छोटा सा इंटरव्यू किया। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। कोरोना संकट के चलते उत्तर प्रदेश में बहुत सारे घटनाक्रम एक के बाद एक घट रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में मेरठ जोन की बात करें तो मेरठ जोन के कई जो ज़िले हैं वो रेड जोन में, खास करके मेरठ की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी। लेकिन पुलिस लगातार मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रही है और पुलिस की चुनौतियाँ भी बहुत बढ़ गई हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, इस वक्त अगर इस पूरे जोन की बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो है क्या है? क्योंकि लगभग अलग अलग तरह की, क्योंकि कुछ केसेस भी आ रहे हैं, कई जगह ये भी आया कि कुछ जो क्वारंटाइन में थे वो लोग भाग गए, इस तरह के भी केसेस आए। तो चुनौतियां क्या आपके सामने? अभी तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना और जो हॉटस्पॉट्स मानक के हिसाब से तय किए गए हैं उनको टोटली सील कर देना और वहाँ आवश्यक वस्तुओं को सही समय पे और सही दर पे लोगों को पहुँचाना। विशेषकर जो समस्या, जो चुनौती है वो जब मार्केट खुलता है अर्ली मॉर्निंग उस समय आ रही है। और पिछले 2-3 दिनों से ऐसे भी केसेस कुछ ज़िलों में आए हैं जो कि संपर्क के कारण पॉजिटिव मिल रहे हैं। जैसे कि मेरठ में 2 ऐसे केसेस आ गए और मुजफ्फरनगर में एक ऐसा केस आ गया। गाज़ियाबाद में दिल्ली से आने जाने वालों ऐसे 4 केसेस आ गए। तो ये जो कम्युनिटी स्प्रेड की बात जो कही जा रही है, अभी तो ये सब कुछ कहना बहुत अर्ली होगा, लेकिन इसके कारण ही हम लोग, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सख्ती हमारे जितने भी यहाँ के जनपद हैं, हमारे अंडर 8 जनपद है, 8 जनपद में 100% लॉकडाउन करके हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि बड़ा डायनेमिक कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे यूपी और दिल्ली के बीच सफ़र करने वाले, अगर मैं इन डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, नोएडा हुआ, गाज़ियाबाद हुआ, बहुत से लोग हैं जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं, उनको दिल्ली जाना पड़ता है, आते हैं। अब वहाँ पर भी उसको रेगुलेट करने की बात हो रही है। तो उसको किस तरह से रेगुलेट करें? क्योंकि उसमें बहुत सारे मीडिया कर्मी होते हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, लेकिन ये भी है कि बहुत सारा लोग आए जाए बिना, इसको भी नियंत्रित करने की ज़रूरत तो है ही। इसीलिए वहाँ के जैसे गाज़ियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्डर्स किए हैं। और जो भारत सरकार का ऑर्डर आया है उसके तहत जो जॉइंट सेक्रेटरी एंड एबव लोग हैं और वो अपने, जिन्हें गाड़ी अनुमन्य है, वो अपनी गाड़ी से एक आदमी स्वयं और एक गाड़ी का ड्राइवर वो जा सकते हैं। और केंद्रीय ऑफिसेज में जाने वाले अधिकारी जिनकी रोटेशन से ड्यूटी लग रही है, लगभग 1/3 अटेंडेंस रहता है, तो अगर वो, उनको स्पेसिफिक डे का पास लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटी की चीज़ें हैं उनके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाएंगे जिससे कि गुड्स का और ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों का मूवमेंट अनइंटरप्टेड रहे। इसके अलावा जैसे एम्स के भी बहुत सारे स्टाफ हैं जो रोज़ आते जाते हैं, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई। केंद्र सरकार ने बाकायदा एक अध्यादेश जो है आज ही आ गया, वो अध्यादेश कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, खास करके जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके ऊपर अगर हमले होते हैं तो उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और तुरंत एक्शन होगा। उसमें कई तरह के प्रावधान करे गए हैं कि कड़े से कड़ा उस पर जुर्माना भी होगा और साथ साथ जेल भी होगी। आप कुल मिलाकर इस सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? अवश्य, जो जैसा मैंने कहा कि ये लगातार सरकारें इस संबंध में चिंतित हैं और हमारे यहाँ डॉक्टर्स पे तो नहीं, लेकिन एक प्रकरण पुलिस पे अटैक का हुआ था, वो मुजफ्फरनगर के रूरल एरिया में। उसमें सभी अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए, उसमें रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है
और हम लोग कृत संकल्प हैं कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, खासकर जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। और इसके लिए कम्युनिटी से भी हम लोग लगातार कम्युनिटी में भी अपनी डेप्थ को बढ़ा रहे हैं और सभी जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं समाज के, चाहे वो धार्मिक गुरु हों या NGOs हों, उनकी मदद लेके, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों, उनकी मदद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरठ जोन के ADG थे, ADG पुलिस प्रशांत कुमार जी। और आपको अब महाराष्ट्र पुणे की एक कहानी दिखाते हैं, कैसे गांवों में लोग जो है जो तमाम चीजें हैं उसका पालन कर रहे हैं। और एक ऐसा निराला गांव है जहां पर एंट्री पॉइंट से लेकर हर जगह पर आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, और कैसे पुणे के इस गांव में एक मॉडल बना है कोरोना से लड़ने का। पुणे से आपको दिखाते हैं स्टोरी। संक्रमण को देखते हुए जिला स्तर पर सर्व कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर लॉकडाउन को देखते हुए पुणे शहर हो या गांव की स्थितियों में रास्तों पर पूरा सन्नाटा छा गया है। मैं सासवड़ के यहाँ पे कालेवाड़ी गांव में आया हूँ। यहाँ पे सब लोग सोशल डिस्टेंस रखकर यहाँ पे घर का सामान खरीद रहे। आप देख सकते हैं जो भी सामान हो वो यहाँ पे दोपहर 2 बजे तक लेके जाते हैं। उसके बाद गांव में ये सब दुकानें बंद रहती है और उसके चलते गांव में भी सब नियमों का पालन किया जाता है। मेरे साथ गांव के कुछ सदस्य लोग हैं। आप यहाँ पे सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन करते हैं, कौन कौन से सुझाव आप यहाँ पे लोगों को देते हैं? हमारे गांव में, मेरा नाम है नीलेश ज्ञानदेव काले। हमारे गांव में सोशल डिस्टेंस रख के सब पूरा यहाँ पे किराना का दुकान हो या गांव में पानी का, यहाँ पे हमने वाटर सिस्टम बनाया है, उधर पानी के लिए भी सोशल डिस्टेंस रख के हम यहाँ पे गांव वाले सब काम करते हैं। बाहर के लोगों को लिए इधर कोई अलाउड नहीं रखा है। गांव के मेन गेट पे कमान बनाई है, गेट बनाया है, उधर चाबी रखा है। अगर इमरजेंसी कोई होता है तो गांव के हमारा एक आदमी उधर रख के वो चाबी खोल के इमरजेंसी, अगर किसी को हॉस्पिटल जाना हो, दवाखाना हो, बाहर किराना लेना जाना हो, सासवड़ यहाँ के नज़दीक पड़ता है, इसलिए हम खोलते हैं। और गेट पे हमने सैनिटाइजर रूम बनाया है। गांव के लिए आदमी आते समय ये सैनिटाइजर करके अंदर छोड़ते हैं। और गांव के घर घर में पूरे लोगों को सैनिटाइजर और मास्क का यहाँ पे ग्राम पंचायत के माध्यम से वाटप किया है। किराना का भी पूरा गवर्नमेंट का, जो भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का जो भी काटेकोर नियम का पालन यहाँ पे या गाँव में किया जाता है। रेशन का जो बात हो तो हमने हमारे लोक प्रतिनिधि है, उनके माध्यम से जो भी गरीब है वो जो सबको अभी शासन बांट रहा है, तो उसी में से 5-5 किलो निकाल के जो भी उससे भी जो भी गरीब है उसको हम दे रहे हैं। यही काम हम ये गांव में कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो जो भी लोग यहाँ पे सामान खरीद करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप कितने बजे तक यहाँ पे सामान खरीद करते हैं और आपको सोशल डिस्टेंस के बारे में क्या बताया जाता है? मेरा नाम मच्छिंद्र दामोदर काले है। गांव का जो मुखिया है उसने बोला है जो रूल गवर्नमेंट से रूल का रेगुलेशन है, सुबह 8 से 11 बजे तक सामान लेके जाने का। गांव की लोक संख्या 1000, इनमें से घर का एक ही आदमी बाहर पड़ता है और जो भी लेना है वो लेके जाता है, इसलिए भीड़ नहीं होती है। जहाँ भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है। ये हमारा गाँव अगर कोई बाहर का आया तो उसको बाहर ही खड़ा करता है, उसको बोलता है तुम अंदर नहीं आने का। हमारे गांव के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत कड़क है और ये भी लोग अपना नियम पालते हैं। ये दुकान वाले हैं वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही खुला रखते हैं। आज से गवर्नमेंट ने 6 बजे किया है, अच्छी बात है, भीड़ नहीं होती है और सोशल डिस्टेंस का तो बहुत लोग पालते हैं। दूसरे हम देखे जाए तो दुकान के जो मालिक है उन पर सब कुछ निर्भर रहता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो इम्पोर्टेंट रहती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ जब जो कोई लोग आते हैं तो उनसे आप कैसे उनको बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना हो, सुझाव जो भी है वो क्या देते हैं? हम बोलते हैं पहले आने के बाद रूमाल या मास्क लाएगा ना तभी तुमको मार लेगा। फिर वो 3 फुट का वो बॉक्स लगा है ना उसमें जाकर रुकने का, तभी माल मिलेगा। नहीं तो 10-10 मिनट में हम सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं। 10-15 मिनट हो गया, 2 कस्टमर गए तो सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं।
आपने देखा कि ये जो गांव के लोग हैं वो पूरे केंद्र सरकार ने जो भी सुझाव दिए हैं उसका वो पालन करते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। और खास तौर पे देखा जाए तो पुणे सिटी है तो अब रेड जोन में है, मगर गांव की स्थिति को देखा जाए तो उतने हालात यहाँ पे नहीं है, मगर लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे बाहर के लोगों को मनाही कर रहे हैं और आगे जाके इस कोरोना से निपटने के लिए वो हमेशा तैयार है। पुणे से रोहन गवड़ी, प्रदीप खेंगरे के साथ डीडी न्यूज। तो रेड जोन के गांव में भी किस तरह से एक गांव आदर्श गांव बन सकता है, ये हमने आपको पुणे से दिखाया। और दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास कुनेट गांव में एक 75 वर्षीय किसान हैं जो इस उम्र में भी किस तरह से सक्रियता से कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से प्रेरित होकर समाज के कई बुजुर्ग लोग राष्ट्र सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 से सटे कुनेड़ पावटा निवासी किसान घीसाराम बोहरा। 75 वर्षीय बोहरा उम्र के इस पड़ाव में भी पूरी ऊर्जा से लबरेज अपने परिवार के साथ समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए खुद खाना बनाकर वितरण करवा रहे हैं। कोरोना यहाँ पर है, मैं रोटी को और गरीबों को खवा रहा हूँ और मोदी की आज्ञा को पालन कर रहे था। गरीबों की खातिर कोरोना कमाई में सेवा कर रही। इलाके में भामासा किसान के नाम से चर्चित घीसाराम के पुत्र शिक्षाविद जीएल बोहरा ने भी अपनी कॉलेज की 2 इमारतें कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड के लिए दी हैं। जिला प्रशासन के अनुसार जिले की ये पहली निजी आइसोलेशन वार्ड बिल्डिंग है। और तक एसएचएम कॉलेज को श्री जीएल बोहरा द्वारा आइसोलेशन वार्ड की घोषणा के बाद अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिली है। विभिन्न तरह के सहयोग व सेवा के लिए लोग आगे आ रहे हैं। प्रथम लॉकडाउन के दौरान ही हमने एसएचएम कॉलेज को आइसोलेशन वार्ड बनाने की घोषणा कर दी थी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्यवीर यादव को हमने पत्र जारी करके कि हमारे महाविद्यालय को आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए। इलाके में कोरोना वॉरियर के नाम से चर्चित काका घीसाराम बोहरा ने 25,000 रुपए सेवा भारती को कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए भी दिए हैं, ताकि कोरोना की इस वैश्विक महामारी से ग्रामीण भारत को मुक्त रखा जा सके। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलते चलते आपको मिलवा देते हैं कोरोना वॉरियर से कि किस तरह से एक अपर मुख्य नगर अधिकारी बरेली की, वो खुद अभी प्रेग्नेंट हैं लेकिन कैसे कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। आइए आप इस रिपोर्ट को देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोरोना के योद्धा आपके और हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उनकी जान जोखिम में है, खतरा बड़ा है, सामने खड़ा है, पर इनका पैर इस खतरे के सामने अंगद सा अड़ा है। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसी ही कोरोना योद्धा श्यामलता आनंद से, जो बरेली की अपर नगर आयुक्त हैं, प्रेग्नेंट हैं पर अपनी ड्यूटी पर हैं। वर्किंग कंडीशंस हर किसी के सामने अपनी अलग अलग होती हैं और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हर किसी को अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से करना चाहिए। जो प्रिकॉशंस हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उसको लेते हुए हम सभी अपना अपना काम कर रहे हैं और बाकी तो देख रहे हैं कि पूरा देश ऐसी स्थिति से जूझ रहा है, तो सभी के जो है कंट्रीब्यूशन से, सभी की मेहनत से, इन सब चीज़ों से शायद हम लोग निपटने में सफल होंगे और यही हम लोगों का मोटिव है।